नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों में इस बार सबसे ज़्यादा खास बात अगर कोई है तो वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही है। वैसे तो सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन ये खास इसलिए है कि उपचुनाव से बहुजन समाज पार्टी हमेशा दूर रहती थी। इस बार बसपा ने अपनी रणनीति बदली है। बहन मायावती ने अभी पत्रकार वार्ता करके एक दिन पहले भी ये कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, और कल फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई और उसमें रणनीति भी तय की है। बहुजन समाज पार्टी का उपचुनाव लड़ने का जो फैसला है, ये यूं तो उनका निजी फैसला है, लेकिन इसके मायने बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुजन समाज पार्टी अपना प्रदर्शन कैसा करेगी, सीट जीतेगी उपचुनाव में या नहीं जीतेगी, ये अलग विषय है, लेकिन वो कई दलों के समीकरण जरूर बिगाड़ देगी। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। उनका एक बड़ा वोट बैंक का आधार भी रहा है। उनके पास जब 2007 में उन्होंने अकेले बहुमत लेके सरकार बनाई थी, तो उनका जो मत प्रतिशत था वो 22% से भी अधिक था। यानी कि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक उनके पास था, जो दलित समुदाय से था। ब्राह्मणों के भी उनको वोट मिले थे, उच्च वर्ग से भी उन्होंने समर्थन लिया था, और मुस्लिमों का समर्थन भी उनके साथ था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे उनका आधार घटता चला गया। तमाम साथी उनका साथ छोड़ गए या उन्होंने उनको साथियों को निष्कासित कर दिया। इससे बहुजन समाज पार्टी का आधार घटा। पिछले लोकसभा चुनाव में तो उनका बहुत खराब प्रदर्शन रहा। हालांकि उनके खराब प्रदर्शन से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ, खासकर समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनका जो वोट था वो खिसक गया इंडिया गठबंधन की ओर, और इंडिया गठबंधन को फायदा हो गया। आमतौर से ये माना जाता था कि बसपा का वोट अगर कहीं मायावती के अलावा जाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, लेकिन ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में टूट गया। अब भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद बहुत उत्साहित है कि वो एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन कर देगी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देगी। ऐसे में जब बहुजन समाज पार्टी आ गई है मैदान में, तो समीकरण क्या होंगे, आज इस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी अगर मैदान में आती है तो निश्चित रूप से वो अपना जो उसका वोट बैंक है उसे सहेजने का काम करेगी। यानी कि दलित वोट और मुस्लिम वोटों पर भी उसकी नज़र है, मुस्लिम वोट उनको मिलते रहे। अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपने इस वोट बैंक को अगर संभाल लिया, अगर दलित वोट उसकी तरफ लौट आए पहले की तरह से, और कुछ मात्रा में अगर उनको मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिल गया, तो ये इंडिया गठबंधन या कहा जाए समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। उनकी स्थितियां, उनके समीकरण बिगाड़ सकती हैं मायावती। कहीं कहीं अगर वो सवर्ण प्रत्याशी उतारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी संभवतः मुस्लिम प्रत्याशी ही उतारेगी। जैसे मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट, मुरादाबाद के कुदर की सीट, और कानपुर की सीसामऊ सीट। इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की निगाह है और वो मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है। अंबेडकर नगर और फैजाबाद यानी अयोध्या जनपद की जो मिल्कीपुर सीट है, और कटेहरी सीट जो कि अंबेडकर नगर की है, इन सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी कुछ समीकरण बिगाड़ सकती है ओबीसी जातियों के प्रत्याशियों को उतारकर। अगर बहुजन समाज पार्टी ने कुदर की, मीरापुर और सीसामऊ कानपुर में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत आसान करेगी। उनके प्रत्याशी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये तो अलग विषय है, लेकिन वो
समाजवादी पार्टी के लिए ज़रूर मुश्किल पैदा कर दें। ये भी हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी इनमें से कोई सीट जीत भी ले, क्योंकि कुंदरकी में बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है पहले। और बहुजन समाज पार्टी अगर उसके साथ अगर मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण अगर जुड़ गया और दलित उनके साथ जुड़े रहे, तो वो एक बड़ी चुनौती बन सकती है इन तीनों सीटों पर। और अयोध्या और अंबेडकर नगर मायावती का गढ़ रहा है किसी जमाने में। अंबेडकर नगर से जो सांसद बने हैं लालजी वर्मा, वो तो बहुजन समाज पार्टी के ही नेता थे लंबे समय तक। बहुजन समाज पार्टी में वो संसदीय कार्य मंत्री रहे। तो अंबेडकर नगर जो मायावती का गढ़ था एक समय, उस गढ़ में भी मायावती कुछ चमत्कार कर सकती है। मायावती ने ये सही निर्णय लिया है कि वो उपचुनाव में उतरेंगी, क्योंकि उपचुनाव में ना उतरने से दूसरे दल उनके मतों का फायदा उठा लेते थे और धीरे धीरे मत जो है वो खिसकने लगता था। और खिसक के मत एक बार कहीं दूसरी पार्टी के पास अगर चला जाता है तो वो वहीं रह भी जाता है। ऐसे में एक बड़ा खतरा होता है अपने प्रत्याशी को मैदान में ना उतारना। मैदान में प्रत्याशी जरूर रहे, दलों के लिए यह आवश्यक होता है, चाहे वो जीते या हारे, लेकिन अपने वोट बैंक को तो वो सहेज कर रखता ही है। यही रणनीति बहुजन समाज पार्टी ने बनाई है। बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव का परीक्षण करना चाहती है इस उपचुनाव में। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति यह है कि वो एक बार फिर 2007 की तरह 2027 में, यानी कि 20 साल बाद, वो फिर से एक पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी के पास ऊर्जावान नेता आकाश आनंद भी है और एक ऊर्जावान और नए सोच के नेता के उभरने से बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि आकाश आनंद तेज तर्रार हैं, नई सोच के साथ आए हैं, उच्च शिक्षित भी हैं और अच्छा भाषण भी देते हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बना दे और त्रिकोणीय मुकाबले में वो दोनों दलों के लिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए चुनौती बन भी सकती है। और 2027 का रिहर्सल वो भी कर रहे हैं। 2027 में मायावती पूरे दमखम के साथ उपचुनाव में उतरेगी। देखते हैं इन उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहेगा इन 10 सीटों पर, वही उसका आगे का आधार भी और आगे की दिशा भी और आगे की रणनीति भी तय करने में मददगार होगा। अगर मुस्लिम समाज का समर्थन मिलता है तो मायावती अपनी रणनीति को इसी तरह बरकरार रहेंगी, और यदि नहीं मिला तो फिर वो अपनी नई रणनीति पर विचार कर सकती है। फिर वो उच्च वर्ग की ओर या ब्राह्मण वर्ग की ओर मुड़ सकती है, क्योंकि जब 2007 में उनकी सरकार बनी थी तो सतीश चंद्र मिश्रा उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे और उनकी रणनीति से बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा ब्राह्मण वर्ग का वोट मिला था। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा अभी भी उनके साथ हैं, लेकिन उनकी भूमिका उतनी सक्रियता से दिखाई नहीं दे रही। वजह जो भी हो, ये तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन वह है पार्टी के साथ ही। देखते हैं इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है और आगे की दिशा और दशा कैसी बनती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।